Hello everyone, welcome to my YouTube channel Examination Specifications. So today I am going to deal with a very much important topic, that is how to read a Bare Act. See, while you are reading the law subjects, Bare Act एक बहुत important role play करता है, isn't it? So let us talk about कि Bare Act important क्यों है और how we have to read. वन थिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर हम बेयर एक्ट को नोवेल के साथ या फिर बुक्स के साथ, चैप्टर्स के साथ जो हम स्कूल लाइफ में या फिर सिंपल पढ़ते हैं बच्चे, सो उससे काफ़ी डिफरेंट है बेयर एक्ट की लैंग्वेज. लेट मी क्लियर दैट एंड दिस इज वेरी मच क्लियर. अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, सो यू कैन ईजिली कंपेयर दिस, इजंट इट? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ बेयर एक्ट in the subjects of law or how to read it. ठीक है, let us understand. First thing, जब भी आप बेयर एक्ट को देखते हैं या पढ़ते हैं, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि what is the purpose of the act? Why this particular act has been enacted by the legislature? क्यों ये particular act enact हुआ? This question should come to your mind. And for that, you must go through the background of the act. First, आप कोई भी केस अगर आप एनालिसिस करते हैं, first you look at the background, you look at the facts, you look at everything. So, foremost important thing is that कि आप पहले उसके बैकग्राउंड को देखिए कि वो पर्टिकुलर एक्ट जब आया क्या बैकग्राउंड था, why it got enacted. ठीक है. सी सेकेंड और वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी आप बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो यू मस्ट गिव स्पेशल अटेंशन टू द इंटरप्रिटेशन क्लॉज. दैट इज द डेफिनेशन क्लॉज. सी, नाउ आई एम हैविंग बेयर एक्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इन माई हैंड. ठीक है, यहाँ पे आप सेक्शन 3 को देखेंगे तो वहां पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज दिया गया है. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट को देखते हैं तो वहां पे भी इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 में डिफाइंड है. उसी के अंदर आपको एग्रीमेंट मिलेगा, आपको ऑफर मिलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. एवरीथिंग व्हाटएवर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सब के सब आपको कहां पे मिलेगा? इंटरप्रिटेशन क्लॉज में. इंटरप्रिटेशन क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज आई सेड राइट नाउ. तो वो डेफिनेशंस आपको पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट सी कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2H में. वो आपको डिफाइंड कहां मिला? सेक्शन 2 में ऑफ 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में. यहां पे अभी मेरे पास जो इंडियन एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट है, इसके अंदर सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जो कहता है कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस are used in the following senses unless a contrary intention appears from the context. ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या क्या दिया गया है. कोड, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट्स इन इशू, डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, एविडेंस किसे कहते हैं, यू विल फाइंड इन इंटरप्रिटेशन क्लॉज इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. मस्ट प्रेफर दैट. अब आपको इंटरप्रिटेशन क्लॉज आ गया तो यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि आगे चलकर अगर डॉक्यूमेंट का यूज हो रहा है सपोज, ठीक है, इस एविडेंस के अंदर, अब आप को रिलेट कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट था वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ऑलरेडी देखा. सो ट्राई टू गिव स्पेशल अटेंशन टू इंटरप्रिटेशन क्लॉज. ठीक है, the second one is very much important. Third most important thing is that कि जब भी आप बेयर एक्ट पढ़ते हो, सी बेयर एक्ट की लैंग्वेज जो होती है डेफिनेटली वो, अगर हम नोवेल्स या नॉर्मल अगर हम कोई भी बुक देखें जो सिंपल वे में है तो उनकी लैंग्वेज यू कैन इजिली एबल टू अंडरस्टैंड. बट बेयर एक्ट की जहां पे बात आती है तो यू मस्ट गिव स्पेशल अटेंशन टू ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड. यहां पे whenever you are reading a bare act, उस टाइम पे आपको क्या है? स्पेशल फोकस देना है जो सेक्शन के ऊपर क्या बोल रहा है.
what it is actually talking about. सबसे पहले बेरेक्ट को देखो. अगर मैं I would like to give you an example. See, now I am having Hindu laws bare act in my hand. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 को, तो यहाँ पे कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज दिया गया है. ठीक है. लैंग्वेज बेयर एक्ट की है कि अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नेमली. अब यहाँ पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वाई आप सेक्शन 5 को आप समझ सकते हो हिंदू लॉज का, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का. वाई? टिल बिकॉज सी यहाँ पे सबसेक्शंस में दिया गया है एंड पॉइंट्स सबसेक्शंस में जब दिया होता है तो यू कैन एनालाइज, यू कैन रीड आउट प्रॉपरली, बिकॉज एक तरीके से वहां पे सेंटेंस जो पैराग्राफ था उसको सबसेक्शंस में देकर इट बिकम्स ईजियर, वो इजी हो जाता है व्हेन यू आर रीडिंग इट. बट जहां पे पैराग्राफ में दिया है मीन्स इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू द पॉइंट्स. यहाँ पे सबसेक्शंस में था लाइक सेक्शन 5, फिर उसका सबसेक्शन आई, फिर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन दिस. तो यू कैन रीड आउट इट, आप उसे पढ़ सकते हैं इजीली. ठीक है. आप उसको तरीके क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट इन दी पैराग्राफ्स, यहाँ पे पॉइंट्स में है एक तरीके से. ठीक है. तो अगर आप जहां पे पैराग्राफ्स में है तो वहां पे व्हाट यू हैव टू डू. थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू से वांट टू से फ्रॉम दिस थर्ड पॉइंट दैट कि जहां पे पैराग्राफ्स में दिया होता है कोई सेक्शन, ट्राई टू ब्रेक इट इन द सेंस कि उसे पॉइंट्स में करो. पॉइंट्स में आप अपने समझने के लिए उसको पॉइंट्स में ब्रेक करो. ठीक है. ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स, फिर उसको समझो. वर्ड्स को ब्रेक करना आता है आपको? नहीं आता? आना चाहिए ये. ठीक है. वर्ड्स को ब्रेक करो पॉइंट्स में एंड देन इंटरप्रेट इट. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरप्रेट? इंटरप्रिटेशन मीन्स देखो व्हेन यू गिव मीनिंग टू समथिंग. ठीक है. अभी सेकंड पॉइंट बोला था ना मैंने कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में क्या होता है कि इट मीन्स गिविंग मीनिंग टू समथिंग इज इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो आप उसको पैराग्राफ को पॉइंट्स में क्या करो? ब्रेक करो एंड देन गिव मीनिंग टू दैट सेक्शन. भले ही वो कोई सी भी बेयर एक्ट यू आर स्टडी, इधर आप कोई सी भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की. ठीक है. जैसे कि आप भले ही इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हो या फिर द कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, एनीथिंग. जस्ट फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप उनके सेक्शंस को जब प्रेफर करते हो ट्राई टू ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स और उसको देन पढ़ो. ठीक है. देन उसको मीनिंग दो. ठीक है. इट्स नॉट अ बिग डील, टफ नहीं है. जस्ट स्टार्टिंग में डेफिनेटली मुझे कोई स्टार्टिंग में कोई बोले तो व्हेन आई वाज जस्ट रीडिंग आउट द बेयर एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, सडनली अगर मुझे किसी ने बेयर एक्ट पढ़ने के लिए बोल दिया करता था कोई भी, तो आई वाज लाइक व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. दो मैं मीनिंग कर देती थी बट दैट मीनिंग that I was not able to give the actual meaning to it. जो रियलिटी में उसकी मीनिंग है I was not able to give it. दो भले ही आप इंग्लिश में अच्छे हो, बट जब when direct you are studying you have to give a proper meaning to it. What it is actually talking about. Are you getting what I am saying? ठीक है. तो मुझे जब पहले उठाया करते थे कि बेयर एक्ट पढ़ो, ठीक है, कोई भी सेक्शन पढ़ो या कोई भी रैंडमली पूछता था, तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गेटिंग. सी यूज्ड टू हैपन विथ मी, इट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जस्ट टॉकिंग. ठीक है. तो बाद में व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग आई गेट टू नो ओह या ये था. तो जब आप पढ़ते नहीं हो तो फिर आप पहले ही बोल देते हो कि यू आर नॉट गेटिंग या यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. पहले प्रैक्टिस करो, देन ट्राई टू गिव मीनिंग टू इट. अल्टीमेटली यू विल गेट इट. जस्ट बी काम. फोर्थ पॉइंट इज दैट कि जब भी आप
बेरेक्ट पढ़ते हो तो यू शुड रीड बेरेक्ट विथ पेशेंस। बेरेक्ट को विथ पेशेंस के साथ पढ़ा जाता है। विद एवर यू आर रीडिंग बेरेक्ट, उसको पेशेंस के साथ पढ़ो। बी काम। आपके अंदर जब तक पेशेंस नहीं होगा किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, तो यू आपने खुद ही देखा होगा, खुद फील भी करा होगा कि जब आप कोई भी चीज पेशेंस के साथ नहीं करते तो वो चीज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो वेन एवर यू आर रीडिंग अ बेरेक्ट, मस्ट रीड इट विथ पेशेंस। इट रिक्वायर्स पेशेंस। पेशेंस के साथ पढ़ो, वो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में टफ लगेगा और अभी भी लगता है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, रीड करो। ठीक है, सो यू विल गेट इट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट जब भी बेरेक्ट पढ़ते हो तो मस्ट रेफर जजमेंट्स अलॉन्ग विद इट। उस बेरेक्ट को जब भी आप कोई जजमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो यू गेट टू नो, उस केस में आपको पता चलता है कि यहां पे क्या क्या सेक्शन लगा था, क्या धारा लगी थी जिसके तहत ये पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, वो सेक्शन का यूज वहां पे उस केस में कैसे हुआ, यू गेट टू नो इट। तब आप उस केस से कोरिलेट कर कर आप उस सेक्शन को मीनिंग दे सकते हैं बेरेक्ट के अंदर। या सीआरपीसी का सेक्शन है, सीपीसी का सेक्शन है, आईपीसी का सेक्शन है, या कोई भी सब्जेक्ट बेरेक्ट का, लॉ की सब्जेक्ट का बेरेक्ट है, तो आप उसके साथ क्या करिए, कोरिलेट करिए। तो बेरेक्ट को हमेशा पढ़ते वक्त पेशेंस रखिए और आराम से पढ़ो। अब कोई भी बेरेक्ट हो सकती है। इफ अभी मैं पढ़ती हूँ, आपके हाथ में कोई और बेरेक्ट है तो मैच नहीं करेगा, राइट। सो कोई भी आप अभी खुद ओपन करिए बेरेक्ट, ब्रेक इट इनटू पॉइंट्स। हार्ड वर्क, डू इट बाय योरसेल्फ, डोंट रिलाई ऑन एनीबडी। ठीक है, पहले खुद पढ़ो, तब नहीं आता देन आस्क। ठीक है, सो sixth point, fifth I have covered up. Sixth point, the last very much important thing is that जब भी आप बेरेक्ट को पढ़ते हैं, सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल्स प्रेफर करिए उसके साथ। आप इलस्ट्रेशन, जैसे कोई सेक्शन दिया है उसके अंदर इलस्ट्रेशंस मेंशन्ड होती है। अगर नहीं है इलस्ट्रेशन तो आप एग्जाम्पल्स को देखिए बुक के अंदर। अगर एग्जाम्पल नहीं है बुक में, इलस्ट्रेशन दिया गया है बेरेक्ट के अंदर, आप पहले उस इलस्ट्रेशन को रीड आउट करो। ठीक है, आपने इलस्ट्रेशन पढ़ा, इलस्ट्रेशन के अंदर आपको पता चला कि ओके दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, देन आप बेरेक्ट को जो सेक्शन था उसको पढ़िए। इलस्ट्रेशन को आप पहले पढ़ सकते हैं, देन आप सेक्शन को पढ़ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस नाउ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप पहले सेक्शन को पढ़िए या इलस्ट्रेशन को। बट जब आप पहले इलस्ट्रेशन थोड़ी बहुत इट इज की इजी टाइप में होती है। आप इलस्ट्रेशन का मतलब अगर आपको समझ में आ गया तो आप उस सेक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब किसी को इलस्ट्रेशन टफ लगती है, डिपेंड यार सीरियसली, अब बहुत सारे लोगों को इलस्ट्रेशन भी टफ लगती है और मेरे को भी कभी कभी लगती थी। इफ आई टॉक अबाउट, तो इलस्ट्रेशन को मैंने क्या करा, इलस्ट्रेशन को आई ट्राइड टू गिव स्पेशल अटेंशन टू मोर एंड मैं उस इलस्ट्रेशन को जितना ज्यादा मैंने ट्राई करना स्टार्ट करा। अगर एक सेक्शन दिया है उसका एक इलस्ट्रेशन दिया है तो आई फ्रेम माई सेल्फ 2 or 3 इलस्ट्रेशन। फ्रेमिंग की आदत भी डालिए अपने अंदर। इलस्ट्रेशंस को आप कैसे फ्रेम कर सकते हैं, नाउ आई कैन फ्रेम इलस्ट्रेशन। बुक डायरेक्ट के अलावा भी मैं इलस्ट्रेशंस को प्रेफर कर सकती हूँ। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिस। अगर जब नहीं आता आई यूज टू आस्क। ठीक है, जब आपको नहीं आता यू कैन रेफर बुक, इधर यू कैन आस्क एनीवन। सो इलस्ट्रेशंस को गिव स्पेशल अटेंशन। ठीक है, और देन ट्राई टू फ्रेम योरसेल्फ। इलस्ट्रेशंस को अपने आप भी फ्रेम करना सीखिए।
ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आर्ट टू. ये एक आर्ट भी कहलाई जाती है. व्हेन यू आर एबल टू फ्रेम द इलस्ट्रेशंस देन यू आर गेटिंग ग्लो. तब आपको समझ में आ रहा है. व्हेन यू आर नॉट गेटिंग, सो डेफिनेटली ट्राई आउट योरसेल्फ फर्स्ट. आप प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए, देन आस्क to your respective people, those who want to ask with. Lastly, वीडियो को फिनिश करने से पहले I would like to say that बेरेक्ट के अंदर जो important words होते हैं जैसे कि or, shall, should and etc. तो इन sentences के ऊपर, इन words के ऊपर give special focus. Why it has been used here? यहाँ पे आपकी पूरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है, तो इन वर्ड्स के ऊपर आप स्पेशल फोकस करिए. ठीक है. सो आई वुड लाइक टू सम अप बाय सेइंग दैट यू शुड नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेयर एक्ट. यू शुड ब्रेक द पैराग्राफ्स व्हेनेवर यू आर रीडिंग द बेयर एक्ट. उसको पॉइंट्स में ब्रेक करना सीखो. थर्ड, इंटरप्रिटेशन क्लॉज को अच्छे से पढ़िए. ठीक है. इलस्ट्रेशंस के साथ सेक्शंस को पढ़िए. पॉइंट्स दिए गए नहीं है मीन्स अगर सब सेक्शंस नहीं है उसके अंदर तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो. आप इलस्ट्रेशन बनाइए, एग्जाम्पल्स प्रेफर करिए, केस लॉस प्रेफर करिए, आप जजमेंट्स प्रेफर करो. जब भी आप सेक्शंस पढ़ते हैं तो जजमेंट से आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का वहां पे यूज ऐसे हुआ था. केस लॉस पढ़िए आप. और क्या बोलते हैं लास्ट में इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि व्हाट आई सेड इन द लास्ट, कि जब भी आप बेयर एक्ट को पढ़ते हैं आपको क्या करना है, एन, शैल और शुड के जो वर्ड्स होते हैं इन सेंटेंस के ऊपर स्पेशल फोकस देना है. गिव स्पेशल अटेंशन टू दीज वर्ड्स. अदरवाइज प्रैक्टिस करिए डेफिनेटली. अब ये आपके ऊपर है कि आप पढ़ते कैसे हैं. हर किसी के पढ़ने का तरीका इज डिफरेंट. माई ओपिनियन मे वेरी फ्रॉम योर ओपिनियन टू, बट accordingly with my personal experience I talked about, so it's up to you. क्योंकि हर किसी का बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका definitely may vary from person to person and this is the reality. So जिनको बेयर एक्ट पढ़नी आती है very good, and पढ़नी आती सबको है, समझनी आनी चाहिए. ठीक है. So जिनको समझ में आती है very good, और जिनको नहीं आती try, do practice, definitely you will achieve it. ठीक है. And thank you so much. Do like and subscribe my YouTube channel Examination Specifications.